हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होते हैं। अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे अगर छूट जाता है तो ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। मतलब कि निचोड़ जो होता है चैप्टर का वो चीज़ें हम आपको देने का काम करेंगे आज। और बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। आपको लग रहा है कि 7 ही टॉपिक दिया गया है, लेकिन 7 टॉपिक में हम कितना क्वेश्चन निकालेंगे ये कोई ठिकाना है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को पूरा एंड तक, यानी कि लास्ट तक, ठीक है ना, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक बढ़िया समझ में आ सके। अगर आप लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। चलिए तो आप लास्ट तक बने रहिए और आपको हम बहुत बढ़िया से सिखा देंगे। सबसे पहले समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चर के मतलब दो को ABCD के अक्षर, दो को ABCD के अक्षर। जैसे x और y आपको दिख रहा होगा ये समीकरण में। इसी तरीके से a भी हम दे सकते हैं, इसके पास में a और v भी दे सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ABCD के कोई भी अक्षर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। क्या समझे कि ABCD के कोई भी अक्षर आप दे सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, यानी कि दो को, ठीक है। चर वाले किसको बोलते हैं तो ABCD के अक्षर को बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। यानी कि दो चर बोल रहा है तो दो को चर होना चाहिए उसमें। और रैखिक समीकरण माने एक घात वाला समीकरण, ठीक है। रैखिक मतलब क्या होता है, एक घात वाला। जैसे अब देखिए x को हम अगर लिखे तो x के ऊपर कुछ नहीं तो हम दर्शा सकते हैं कि एक होता है, ठीक है ना। एक बिल्कुल होता है। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना तो उसके ऊपर में क्या रहता है, एक रहता है। घात मतलब एक सबके पास रहता है, ठीक है, चाहे दिखे या ना दिखे। समझ गए। तो दो चर माने कि दो को ABCD के अक्षर, ठीक है। उसके बाद में रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब एक घात वाला। और समीकरण का मतलब क्या होता है, जेकर बराबर में कुछ ना कुछ हो। ये तो हम आपको अगले वीडियो में बता दिए हैं, है ना। चलिए यानी कि LHS और RHS दोनों रहे तो अभी हम उसको कह सकते हैं कि समीकरण ये चीज है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 का समपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा तथा अद्वितीय हल होगा। चेक करेंगे हम लोग। और के का मान जो है ना बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। के का मान, पी का मान, ए का मान, ऐसे करके बहुत पूछ दिया जाता है। मतलब देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पास के डाल दिया है तो के का मान पूछ रहा है। यहाँ पास अगर पी डालेगा तो पी का मान पूछेगा। अगर यहाँ पास ए डालेगा तो ए का मान पूछेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पास अगर पी डाल देगा तो यहाँ पी लिखेगा कि पी के किस मान के लिए, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले बोला है समपाती होगा, तो समपाती के शर्त आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर याद नहीं है तो अभी याद करवाते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से समझेंगे हम लोग ये चीज़ें जो लिखा गया है, इसे से समझेंगे समपाती किसका होगा, समांतर किसका होगा और प्रतिच्छेदी किसका होगा, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान से देखना है। संपाति की बात है ना, संपाति के मतलब अनेक हल वाली बातें बोल रही है ना। चलिए पहले छाट लेते हैं इसमें हम लोग A1 A2 B1 B2 का मान छाट लेंगे। चलिए देखिए A1 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, समीकरण एक में से x के जगह वाला एक, B1 का मान क्या हो जाएगा 2, C1 का मान क्या हो जाएगा 7, A2 का मान क्या हो जाएगा। तो दूसरा समीकरण से x के जगह पर जो है माने कि x के बगल में जो है x के गुणांक उसको ले लेंगे 2। इसके पास में B2 का मान कितना है, तो यहाँ पास देखिए y के अलावा k है तो k लिखेंगे, ठीक है। C2 का मान क्या हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। देखिए समीकरण फर्स्ट में से सब 1 1 का मान होगा, ठीक है। यानी कि A1 B1 C बनता है। A के मान पहले का वाला में से निकलेगा, B के मान दूसरा का में से और C के मान तीसरा का में से निकलेगा। उस तरीके से A2 B2 C2 A2 B2 C2 इसमें से माने कि x और y के अलावा दो चर जो दिख रहा है ना आपको x y, उसके अलावा आपको जो दिख रहा है पहले का में आता है पहले तो A आता है तब ना B आता है, दूसरे का में हो जाएगा B का मान, ठीक है ना। चलिए तो छाटने माना आ गया होगा। अब शर्त समझते हैं अनंत का, किसका, संपाति की बात है तो संपाति होता है ना जिसका अनेक हल होता है, यानी कि अनंत हल। देखिए ध्यान से तो क्या होता है ना, शर्त होता है संपाति के लिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यही इसका क्या है, संपाति होने का शर्त है। कि संपाति कब होगा, जब तीनों आपस में क्या होंगे, तीनों भिन्न आपस में बराबर हो जाएंगे तभी वो संपाति हो सकता है। तो देखिए A1 का मान क्या है सर, तो इसके पास से A1 का मान हम लिखें, देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। A2 का मान क्या है तो 2 है, बराबर का बराबर। B1 के मान 2 ही है, B2 के मान देख लीजिए k है, C1 का मान कितना है तो 7, C2 का मान 14,
समझ रहे हैं बात? मतलब कि देखिए 1/2, 2/k और 7/14, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, सब बराबर की शर्त है तभी यहाँ पास दिखाएगा नहीं आपको, लेकिन निकलेगा ना, और वो पता चलेगा कि हाँ सही है, सब बराबर है, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब क्या होता है ना कि एक तो ये दोनों बढ़ जाएगा आपस में, ये दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे 1/2 बराबर 2/k 1 हो जाएगा, यहीं से आपको आंसर आ जाएगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए के में 1 से गुना करोगे के, और 2 दूना गुना कर लोगे 4, क्या हो जाएगा, तो के किस मान के लिए, तो के 4 मान के लिए इस समीकरण का जो है से संपाती हल होगा। संपाती क्या होगा, संपाती यानी कि अनेक हल होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम एक तरीका और इसको बता दे रहे हैं आपको, छाप लीजिएगा आप लोग। तो दूसरा ये भी कर सकते हैं कि 2/k बराबर 7/14, तो 7/14 को आप काट सकते हैं, 7 दूना 14, यानी 2/k बराबर 1/2 हो जाएगा। पहले आंसर हो जाएगा कुछ ही कि के में 1 से गुना करोगे के, और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोनों जगह सेम आंसर आया कि नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सब इसमें क्या है, आपस में बराबर हो जाते हैं। संपाती के बात ही होता है, तो आपको कहना है कि सब बराबर रहेगा, जिसका हल जो होगा ना, हल क्या होगा, संपाती के लिए हल कितना होता है, तो अनेक हल कह सकते हैं, या अनंत हल, अनेक हल या अनंत हल कह सकते हैं, ठीक है ना। जिसका तो संपाती के निकला है, ठीक है। दूसरा में बोला है समांतर होगा, तो समांतर के लिए शर्त जानते हैं क्या होता है, कुछ नहीं, बस ध्यान से देखिएगा। समांतर कब होगा, जब आपको पता है कि दो को रेखा जैसे एक दूसरे के बीच की दूरी कभी ना कम सके ना बढ़ सके, ठीक है ना, इसको कहते हैं समानांतर रेखा, ठीक है। बीच की दूरी हमेशा समान रहेगा, उसको कहते हैं समानांतर दो रेखाएं, ठीक। चलिए तो इसमें क्या होता है, शर्त आप लोग याद किए होंगे कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और ये बराबर नहीं होते, मतलब यहाँ आके कट जाता है। किसके लिए बता रहे हैं, तो समांतर के लिए, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हम किए, तो के कौन मान आ गया, तो के मान 4 आ गया। तो ये भी सेम टू सेम आप कह सकते हैं कि के मान 4 के लिए भी जो होगा समांतर हल के लिए क्या, समांतर कब होगा, तो जब होकर हल कितना होगा, 4 के मान, कौन मान के लिए, 4 के 4 मान के लिए ही समांतर हल भी होगा, ठीक है। लेकिन प्रतिच्छेदी की बात है, क्या बात है, प्रतिच्छेदी, तो आपको समीकरण दूसरा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास दिक्कत हो जाएगा। देखिए बताते हैं कैसे से। प्रतिच्छेदी का क्या होता है शर्त ना, कि a1/a2 और ना बराबर b1/b2, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी के लिए ये होता है कि मतलब a1/a2 और ना बराबर b1/b2 होगा, तो आपको ये समीकरण में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, x का x रहने दीजिए, प्लस 2y बराबर 7, ठीक है। उसके बाद में 2 है तो 2x लिख सकते हैं आप, उसके बाद में यहाँ 3y कर लीजिए, और यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं आप 4, ठीक है ना। तो इससे जो निकलेगा देखिए बताते हैं, 1/2 हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है, और ना बराबर कोची, और आगे C1/C2 होता है, जो आपस में क्या होते हैं, बराबर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, है ना। b1/b2 यानी कि 2/3 और बराबर C1/C2 मैंने 7/4। तो यहाँ पास ये समीकरण जो है ना, इसमें फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है। तो अगर ये दोनों हम बराबर करेंगे, तो यहाँ पास आपको, सॉरी यहाँ पास के था ना, ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पास के था, क्या था, के था, तो के रख देंगे, के मान पूछ रहा है इसलिए। आइए तो क्या कर लेंगे, हल कीजिए यहाँ पास, तो के में 7 से करेंगे तो 7 के हो जाएगा, और 4 दूना 8, यानी कि के बराबर निकालोगे तो 8/7 हो जाएगा। तो यहाँ पास कह सकते हैं कि के 8/7 मान के लिए इस समीकरण का जो हल होगा एगो होगा, और एगो हल होगा, वो भी एक हल किसका होता है, तो प्रतिच्छेदी का होता है, ठीक है। अद्वितीय हल के मतलब भी होता है एक ही हल, अद्वितीय हल होगा मतलब एक ही हल होगा, ठीक है। चलिए मतलब पहले का बार में जो कटेगा ना, देखिए ध्यान समझा देते हैं आपको ये चीजें, आपको यहाँ समझा देंगे दूसरा बार में। आइए दूसरा का समझाते हैं, क्या बोला है, a1/a2 और नहीं बराबर, माने कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर b1/b2 और बराबर C1/C2, ये चीजें समझना है आपको। तो ये सब पहले का बार में अगर कट गया बराबर, तो कहेंगे कि इसका हल संगत होगा, और संगत असंगत की बात है ना यहाँ पास, तो समझ लीजिए। पहले संगत बता देते हैं आपको, तो संगत कब होता है, जब किसी का हल होता है, ठीक है। जब हल होगा तभी संगत होगा, तो हल होता है, संगत होता है, संगत होता है, पहचानना है। तो हल वाला क्या कहलाएगा, तो संगत। यहाँ पास हमको मिलेगा पहले का काटेगा, पहले का बार में कटता है, तो एक हल होता है, तो एक हल हुआ तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये तो आप समझा,
हम तो समझा ही दिए कि अगर एक हल होगा या फिर अनेक हल हो तो उस स्थिति में क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में का हल बोल रहा था ना, संगत असंगत, तो आप पहचान लिए कि अगर एक हल होगा तो भी संगत, अनेक हल होगा तो भी संगत। ये दो स्थिति ऐसा है जिसमें समीकरण का हल जो होता है संगत होता है। चलिए उसके बाद में हम क्या समझाने के लिए छोड़ रहे थे, हाँ ये चीज़ें, मतलब पहला बार में कटेगा तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी जिसका एक हल होगा, जो अभी हमने बताया, और संगत होगा। एक हल हो रहा है, हल हो रहा है तो संगत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ अगर कट गया, ये दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन यहाँ कट गया तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, यानी कि असंगत हो जाएगा। कोई हल ना होता तो मतलब असंगत, ठीक है। अच्छा अब अगर सब बराबर, तो ये स्थिति आपको हम बताया अभी तुरंत ऊपर में, है ना। सब अगर बराबर हो जाएगा तो अनेक हल यानी कि अनंत हल भी बोल सकते हैं, ठीक। चलिए आगे, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में साफ साफ इसी तरीके से साफ साफ पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। हम ऑप्शन ज़्यादा नहीं लिए हैं, बस जो चीज़ें सटीक चीज़ें हैं वो चीज़ खाली ऑप्शन हम ले लिए हैं, आपको चूज करना है। आइए, अद्वितीय हल वाला युगपद समीकरण, रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, क्या बोल रहा है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब तुरंत हम बताएं कि एक हल होता है। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, एक हल। तो एक हल वाला युगपद रैखिक समीकरण, यानी कि युगपद क्या, यही एक अद्वितीय हल यानी कि एक हल वाला, है ना। एक हल वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो जब हम उसको हम बनाएंगे तो उसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, संगत। जो हम अभी तुरंत आपको बता के निकले कि अगर एक हल होगा तो वो संगत होगा, हल होगा तो संगत हो जाएगा, हल ना होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत। तो यहाँ साफ साफ अद्वितीय हल बोल रहा था। अद्वितीय माने एक हल वाला युगपद रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा, तो संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत। आगे, रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा, प्रतिच्छेदी, समांतर। तो आपको आंसर देना है सरल रेखा। इसका आंसर हो गया संगत, कट जाएगा, और ये हो गया कुछ ही तो सरल रेखा में हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। क्या बोला है कि रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो सरल रेखा में होता है। अच्छा आप कभी पढ़े होंगे, चाहे आप ग्राफ ही इसे बनाए होंगे, तो आपको दो गो रेखा खींचा गया होगा, है ना। ग्राफ में दो गो रेखा खींचाता है, लेकिन आप 9th 8th में पढ़ते होंगे तो एक ही रेखा से काम चलता होगा, माने एक समीकरण मिलवे करता था, तो है ना। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा एक ऐसे खींचा जाता है, माने ग्राफ जैसे ये ग्राफ का फिगर है, और कोई कभी कभी देखते होंगे कि ऐसा स्थिति, मतलब कि दो गो रेखा से मिल करके एक कटान बिंदु बनता था, ठीक है ना। तो ये चीजें समझना है थोड़ा सा। तो यही सरल रेखा में ये जो जा रहा है, ये सरल रेखा है कि नहीं है, ये चीजें पूछ रहा है। ये जो रेखा है क्या है, सरल रेखा है, ये चीज है, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का आरेख कैसा होता है, तो सरल रेखा में होता है या सरल रेखीय होता है, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद में आश्रित समीकरण युग्म का हल। आश्रित समीकरण युग्म का हल जो होता है अनंत होता है, ठीक। आश्रित का मतलब क्या होता है, अनंत हल। आश्रित समीकरण युग्म का हल कितना होगा, तो अनेक हल होगा, जो आपको हम ऊपर में ही बता दिए हैं, ठीक है। जो आश्रित रहेगा उसका हल क्या होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। चलिए आश्रित तो आप किसी भी रह सकते हैं, इसलिए अनेक कह सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए उसके बाद में लिखा गया है कि संगत समीकरण युग्म का हल क्या होता है। संगत का क्या होता है, एक हल होता है, अनंत हल होता है, दोनों लिखा गया है, एक तथा अनंत दोनों होता है, अनंत होता है। लिख लीजिए, क्या कर सकते हैं कि एक तथा अनंत दोनों होता है। हम विपरीत बता के निकले थे ना कि संगत समीकरण का जो हल होगा चाहे तो एक होगा चाहे तो अनेक होगा, और अनेक में तो आ ही जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कि नहीं। तो एक बोलेंगे या फिर अनेक बोलेंगे, कब, जब संगत की बात आवे। तो अनेक हल भी रहेगा तो संगत ही होगा, एक हल भी रहेगा तो संगत ही होगा, ठीक। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसको क्या कहते हैं, असंगत। अगर कोई हल न है उसको क्या कहते हैं, असंगत, ये ठीक है। तो बातें समझ में आई। तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहता है तभी आप ऑब्जेक्टिव में पूरा चीज़ें, माने कि पूरा फॉर्मूला से अगर याद रहे या फिर कॉन्सेप्ट आपको याद रहे ऑब्जेक्टिव में, तभी आप पूरा में पूरा नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।